हेलो, नमस्ते सभी को फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। और फ्रेंड्स इस पूरी वीडियो में ये सारे मैंने आपको नोट्स बना दिए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल। जो 10-15 पेज में है ना, वो सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 या 3 पेज में इसको कवर कर दिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई क्वेरी आपको अगर होती है तो वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और आपको जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है RAS गुरुजी। ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है RAS गुरुजी, और ये है यूट्यूब का लिंक। ठीक है, तो इसे ज़रूर आप ज्वाइन करें। ठीक है, और वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम धारा 170 तक तो हमने कवर कर ही लिया था। अब धारा 171 की बात कर लेते हैं। 171 भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। तो जैसे मान लो जैसे मान लो आपने कोई नगर पालिका क्षेत्र है और वहाँ पर आपका कोई एक ऐसा मकान है या भूखंड है आपका। ठीक है, आप चाह रहे हो कि यार इसको मैं डिवाइड कर लूँ, है ना, एक बड़े बेटे को दे दूँ, एक छोटे बेटे को दे दूँ। ठीक है, या आपके पिताजी के पास है, आप एक बड़े भाई को दे दो, एक छोटे भाई को दे दो। ठीक है, तो आपको उपविभाजन करना है। या फिर आपको लगता है कि यार ये वाली जो जगह है और यहाँ पर मुझे खुद का एक रास्ता बनाना है। ठीक है, खुद का एक रास्ता बनाना है, पर्सनल होना चाहिए, निजी होना चाहिए। तो उस केस में क्या क्या आपको पावर्स दी गई हैं, क्या क्या आपको अधिकार दिए गए हैं, या आपको क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मंजूरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि ऐसा जो उद्देश्य है, अगर आपका उद्देश्य है या किसी और का उद्देश्य है, तो जो व्यक्ति जिसका ये उद्देश्य है वो नगर पालिका के पास जाएगा। ठीक है, और नगर पालिका को वहाँ पर फीस या विवरण जो भी है ना, कि भाई कहाँ कहाँ से आप इसको रोड को निकालने वाले हो, या फिर विवरण से रिलेटेड, मतलब जैसे आपका कोई भूखंड है तो उसको कितना खसरा नंबर है, क्या एरिया है, क्या जगह है, कितनी जगह है, उसको कौन सा हिस्सा अपने बड़े भाई को देने वाले हो, कौन सा छोटे भाई को देने वाले हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी फीस लगेगी और जो भी विवरण रहेंगे, उसके साथ एक योजना प्रस्तुत करेगा कि भाई मुझे इस तरह का यहाँ पे ये प्लान्स हैं मेरे, और प्लान के अकॉर्डिंग मुझे इसको डिवीजन करना है, यहाँ पे एक रोड बनाना है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति नगर पालिका के पास जाएगा अपनी सारी डिटेल्स लेके। ठीक है, डिटेल्स के साथ में वो अपनी फ़ीस, वहाँ पे जो फ़ीस रहेगी नगर पालिका जो डिसाइड करेगी, वो फ़ीस वहाँ पे उसके साथ में प्रस्तुत करेगा, और फिर अपनी सारी योजना, वो विवरण और फीस के साथ में नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नगर पालिका कोई मंजूरी नहीं दे, सबसे पहली बात तो है कि नगर पालिका यहाँ पे हो सकती है कि मंजूरी उसको दे दें, और मंजूरी जब मिल जाती है तो वो वहाँ पर उसका वो जो उसके प्लान्स हैं वो वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता है, जो भी उसने डिसाइड कर रखा है वो सारा वहाँ पर कर सकता है। लेकिन अगर नगर पालिका मंजूरी नहीं दे तो वहाँ पर जो प्रतिकर होता है, मतलब कर के ऊपर जो कर होता है, वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा कि भाई कोई बात नहीं है, आपको हमने मंजूरी नहीं दी है तो यहाँ पर जो उपविभाजन आप कर रहे हो या निजी मार्ग बना रहे हो, भाई उसका भी तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो उस केस में कोई भी यहाँ पर टैक्स प्रतिकर उससे नहीं लिया जाएगा व्यक्ति से। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि आप उपविभाजन करते हो, यहाँ पर फीस जो लेते हो, तो ये भी एक फ़ीस जो है, अगर आपको मंजूरी नहीं मिली तो आपको ये फ़ीस भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि आपने मान लो भूखंड बना दिया और इस पर कोई टैक्स है, भाई आप उपविभाजन कर रहे हो, तो वहाँ पे पहले तो आपने भूमि का जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तब आपको टैक्स देना पड़ा था। ठीक है, अब इसका डिवीजन करवा रहे हो तब भी आपको टैक्स वैक्स फीस देनी पड़ेगी। तो अगर आपको मंजूरी नहीं मिलती है तो आपको प्रतिकर वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करके विकास कार्य करता है, ठीक है, तो नगर पालिका उसे नष्ट कर सकती है। तो सीधी सीधी बात है कि आपको अगर मान लो यहाँ पर मंजूरी तो दे दी, है ना, लेकिन आपने क्या किया, जो आपको शर्तें बताई गई थी कि भाई ये शर्तों के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है, ये निजी मार्ग बनाना है या फिर यहाँ पे भूखंड का यूज लेना है, और उसके उल्लंघन के बाद में आपने अगर विकास कार्य वहाँ पर कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, शर्तों का उल्लंघन कर रहे हो, तो नगर पालिका को अधिकार है कि वो उसको समाप्त कर सकती है, नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो शर्तों के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर काम करा सकते हो, अगर आपको मंजूरी भी मिल गई है तो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये दिया हुआ है इसी धारा में कि अगर व्यक्ति बिना मंजूरी कार्य जारी रखे तो दोष सिद्ध होने पर। तो अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसको मंजूरी भी मिल गई या मंजूरी नहीं मिली, या फिर मंजूरी मिल गई और उसको शर्तों के उल्लंघन के आधार पर अगर वो कोई काम करता है ना, शर्तों के
शर्तों को नहीं मानता है या फिर बिना मंजूरी के कार्य करता है, विकास कार्य जारी रखता है, तो वहाँ पर अगर आपका दोष सिद्ध हो जाता है, नगर पालिका कह देती कि भाई इसने दोष किया है, इसका ये अपराध है, इसने शर्तों का उल्लंघन किया है या मंजूरी हमने नहीं दी फिर भी विकास कर रहा है, तो उस केस में 5,000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर वो जुर्माने के बाद भी अपराध जारी रखता है, रोजाना अपराध कर रहा है भाई, वो जो विकास कार्य जारी रखता है, ठीक है, तो उस केस में 200 रुपये प्रतिदिन वहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा धारा 171 क्या है। धारा 171 का मतलब सिर्फ यही है कि आपको अगर भूखंड का उपविभाजन करना है या फिर निजी मार्ग बनाना है तो नगर पालिका के पास जाइए, वहाँ पर फीस दीजिए, विवरण दीजिए, है ना। और अगर मंजूरी नहीं देती है, पहली बात तो मंजूरी दे देगी नगर पालिका, नहीं देती है तो आपसे कोई टैक्स नहीं ली जाएगा, टैक्स पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आप शर्तों का उल्लंघन करोगे तो नगर पालिका नष्ट कर सकेगी, और अगर आप बिना मंजूरी के कार्य जारी रखोगे, शर्तों का उल्लंघन करोगे तो वहाँ पर 5,000 रुपये टैक्स जुर्माना देना पड़ेगा, और 200 रुपये पर डे के हिसाब से भी जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप अपराध को कंटिन्यू रखते हो तो, ठीक है। तो धारा 171 हो गई। तो आपको ये कैसी समझ आई मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वो मुझे आप ज़रूर यहाँ पर बताते रहें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धारा 172 की, उपगत व्यय की वसूली। जो भी यहाँ पर व्यय होगा उसके अंतर्गत वसूली कैसी की जाएगी, तो धारा 168, 169, 170, 171 के अंतर्गत व्यय व्यक्ति या स्वामी से भू राजस्व के रूप में वसूली जाएगी। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर जो ये वसूली की जाती है ना, जो भी ये 5,000 रुपये, 200 रुपये या फिर कोई और फीस यहाँ पर ली जाती है, तो जो जितने भी व्यय वगैरह होते हैं नगर पालिका को, जो खर्चा होता है वहाँ पे नष्ट करने के लिए, कोई आपने विकास कार्य कर दिया और वहाँ पर वो गलत है, उल्लंघन कर रहे हो आप, अवैध है, तो वहाँ पर जो भी नगर पालिका काम करती है ना, वो सारे स्वामी से या व्यक्ति से वसूले जाते हैं, लेकिन वो किसके रूप में, भू राजस्व के रूप में वसूले जाते हैं, ठीक है। तो वसूली भू राजस्व के रूप में की जाती है नगर पालिका के द्वारा। तो 172 के अंतर्गत यही है, जो भी व्यय नगर पालिका का होता है, जो भी टैक्सेज जो भी लिए जाते हैं वो सारे भू राजस्व के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धारा 173 की, कि परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु। तो जैसे बहुत सारी परियोजनाएं बनती हैं नगर पालिका क्षेत्र में, या स्कीम्स निकल के आती हैं कि भाई ये तबके के लिए ये वाली स्कीम है या इस क्षेत्र के लिए ये वाली स्कीम है, तो उनको किस तरह से बनाया जाता है और उनकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड धारा 173 है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी थी, एक्चुअल में ये 2-3 पेज की थी, तो लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया क्योंकि वहाँ से जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इससे पहले भी हमने और सारी जो धाराएं हैं वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बात करूँ, ये मैं जैसे ये वाला खोल लेता हूँ अभी, तो अगर अपन बात कर लेते हैं धारा 173 की बात कर लेते हैं। तो देखो धारा 173 कितने पेज की है, धारा 173, अगर अपन धारा 173 की बात करें तो यहाँ पे धारा 173 है जो 1, 2, 3, 4 और 5 पेज की है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 5 लाइंस में ही कवर कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने का है नहीं। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने धारा 173 को सिर्फ ये 2-3 लाइन में और यहाँ पर कवर कर दिया, तो इतनी ज़्यादा है नहीं इसमें। बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट तो है लेकिन आपने पहले ही कवर कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे भी ये मैंने बताया हुआ है कि परियोजना और स्कीमों का बनाए जाना और विषय वस्तु, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही लिखी हुई है कि नगर पालिका ऐसी परियोजनाएं और स्कीम बनाएगी जहाँ पर मतलब वो उचित समझे कि भाई मेरी नगर पालिका क्षेत्र में ये स्कीम बनाई जानी चाहिए, उस हिसाब की वो स्कीम बनाएगी, नगर पालिका को अधिकार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो ये है कि भाई जो निम्नलिखित मामलों में ये उपबंध करेगी, जो परियोजना और स्कीम के जो विषय रहेंगे ना, सब्जेक्ट रहेंगे, वो क्या क्या रहेंगे, तो वो आपको पहले भी बता दिया कि नगर पालिका के काम क्या होते हैं। जैसे नगर पालिका का काम होता है सड़क बनाना, मार्ग बनाना, खुले उद्यान बनाना, बाग बनाना, मनोरंजन की जगह बनाना, डेयरी, आवास केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, परिवहन सुविधाओं का विकास करना। तो ये तो अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो नगर पालिका अपने क्षेत्र में काम करा सकती है ना, वो सारे काम यहाँ पर कराई, मतलब ये सारे काम से रिलेटेड परियोजनाएं यहाँ पर बना सकेगी। जैसे मान लो किसी भूमि की योजना तैयार करना हो गया, या कोई मान लो संपत्ति के जो स्वामी हैं उनको उनका डिवीजन करना है, ठीक है, या मानव विकास के लिए अनुपयुक्त कोई भवन है उसको बंद करना है, तोड़ना है, ठीक है, बाधाकारी कोई भवन है उसके भाग को तोड़ना है, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाना है, निजी मार्ग सहित मार्गों का निर्माण करवाना है, लाइटिंग की व्यवस्था करवानी है, खुले स्थानों का जो उपबंध है वो करवाने हैं,
सैनिटेशन के काम करवाने हैं कि ठीक है, निवासियों का जो कोई वर्ग है उसके लिए जो रेजिडेंसी आवास के लिए जैसे कच्ची बस्ती हो गई या फिर कोई और अलग जो एरिया बनना है, ठीक है, संचार सुविधाओं का विकास करना, तो ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए कि भाई ये जो नगर पालिका जो काम कराती है ना, वो सारे विषय यहाँ पर परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं। तो मैंने इस वजह से सारा दोबारा लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि यहाँ पे जो परियोजना और स्कीम में निम्नलिखित विशिष्टताएं शामिल होंगी। तो क्या क्या काम यहाँ पर परियोजना या स्कीम में शामिल होंगे, ऐसे क्या क्या काम यहाँ पर जरूरी है जो इन परियोजना स्कीम में आना चाहिए। तो मैंने सिर्फ फिर से यहाँ पर सिर्फ वही शामिल किया है क्योंकि ये चीज़ नई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया कि परियोजना और स्कीम में शामिल विशिष्टताएं क्या क्या होंगी। सबसे पहली बात है कि जहाँ पर परियोजनाएं बन रही हैं, जहाँ पे स्कीम बन रही है, उस भूखंड का क्षेत्र के बारे में डिटेल होनी चाहिए और उसके स्वामित्व से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भूमि का जो उपयोग कर रहा है उसका उपयोग करने की शर्त क्या है, भूमि का उपयोग किस किस काम में किया जाएगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है नगर पालिका द्वारा वहन की जाने वाली लागत। तो यहाँ पर नगर पालिका द्वारा क्या क्या लागत वहन की जाएंगी, क्या क्या काम करवाए जाएंगे, कितने कॉस्ट आएगी नगर पालिका को, वो भी यहाँ पर इन परियोजनाओं और स्कीम में जानकारी दी जाएगी। तो जैसे आप कहीं गाँव में देखते होंगे या सड़क देखते होंगे, रास्ते में देखते होंगे, कहीं कोई निर्माण कार्य अगर गवर्नमेंट का चल रहा है तो वहाँ पर लागत लिखी जाती है कि इस पूरे कार्य की अनुमानित लागत है 299 लाख, ठीक है। वो करोड़ में नहीं लिखते, 2,99,00,000 नहीं लिखते, लेकिन 299 लाख लिखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है, कि भाई इतना बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है। तो वो जो अनुमानित लागत है वो भी परियोजनाओं में बताई जाएगी कि नगर पालिका की जो ये परियोजना स्कीम है इसकी कुल लागत ये होने वाली है। नेक्स्ट है कि भूमि का पुनरुद्धार अगर कोई करना है तो वो भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि ये दलदली क्षेत्र है, ये भरा हुआ क्षेत्र है या यहाँ पे इसका पुनरुद्धार करवाना आवश्यक है। वो सारी डिटेल्स यहाँ पर इन स्कीमों में शामिल की जाएंगी। तो सेम यहीं पे ये लिखा हुआ था कि जैसे प्रत्येक भूखंड का जो क्षेत्र, मूल भूखंड का जो क्षेत्र है वो शामिल किया जाएगा, स्वामित्व शामिल किया जाएगा, कोई और विशिष्ट है ना, वो भी विशिष्टियाँ या कौन सी जो उपयोग है उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं उनका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। वो सीमा जहाँ तक मूल भूखंड की परिसीमाओं में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, तो वो सारी चीज़ें जैसे शुद्ध लागत का ये भी मैंने आपको बता दिया है अभी, ठीक है। भूमि जैसे कोई अगर उस पर खाली है, निर्माण करवा दिया गया है तो उसका अभिविन्यास करना, या फिर जैसे दलदली भूमि है, स्वास्थ्य कर जो क्षेत्र हैं उनका पुनरुद्धार करना, तो ये सारा मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। तो 3-4 लाइन है वो काफ़ी सफिशिएंट है, 7-8 पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है धारा 173 के लिए। अब बात कर लेते हैं धारा 174 की परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी। तो परियोजनाएं और स्कीम जब बनाई जाती है तो उनकी तैयारी कैसे की जाती है। तो सबसे पहली बात निकल के आती है कि ये परियोजना और स्कीमों की तैयारी कौन करती है, नगर पालिका करती है। और नगर पालिका एक घोषणा करती है कि हम ये परियोजनाएं और स्कीम लेके आ रहे हैं, और वो घोषणा करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहली बात आ जाए तो नगर पालिका यहाँ पर घोषणा करेगी परियोजना और स्कीमों की तैयारी करने की, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि नगर पालिका इसे 30 दिन के भीतर राजपत्र में प्रकाशित करेगी। 30 दिन के भीतर जैसे वो घोषणा कर देती है तो नगर पालिका जो गैजेट है उसमें इसका प्रकाशन करेगी 30 डेज के अंदर कि हम ये परियोजना स्कीम लाने वाले हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है जैसे ही घोषणा करती है तो घोषणा के प्रकाशन मतलब राजपत्र में प्रकाशन के 1 वर्ष के भीतर नगर पालिका परियोजना या स्कीम तैयार करेगी। तो सबसे पहली बात आ गई कि अगर परियोजनाएं और स्कीम लेके आने वाली है अगर नगर पालिका, तो उसकी सबसे पहले घोषणा करेगी। 30 दिन के अंदर उसको राजपत्र में छापना होगा, और राजपत्र में जब छप गया उसके अगले 1 वर्ष के भीतर नगर पालिका परियोजनाएं और स्कीम तैयार करेगी। अब उसका तैयार करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि उक्त परियोजना के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर सुझाव या आक्षेप दे सकेगा। तो 30 दिन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि कितने दिन में यहाँ पर आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है, 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर नगर पालिका ने अगर घोषणा यहाँ पर परियोजनाएं और स्कीम तैयार कर दी, उसके बाद में एक नोटिस निकालेगी कि भाई हमने स्कीम और परियोजना तैयार कर दी। अब इस नोटिस में जब हमने नोटिस निकाला है उस तारीख से नोटिस जब भी निकाला जाएगा कि भाई हमने स्कीम तैयार कर दी, उसके अगले 30 दिन के भीतर अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में है तो वहाँ पर वो आक्षेप दे सकता है, सुझाव दे सकता है, ठीक है। तो 30 दिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है इसके बाद नगर पालिका उक्त सुझावों और आक्षेप पर विचार कर आवश्यक परिवर्तन करेगी। तो आवश्यक जो परिवर्तन होंगे वो यहाँ पर नगर पालिका कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद में नगर पालिका राजपत्र में स्कीम का अंतिम प्रकाशन होगा। जो नगर पालिका राजपत्र है उसमें स्कीम का अंतिम प्रकाशन होगा। इस तरह से कोई भी परियोजना स्कीम यहाँ पर लाई जाएगी।
तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले नगर पालिका घोषणा करेगी, 30 दिन के भीतर भीतर उसको राजपत्र में प्रकाशित करेगी, है ना। नेक्स्ट फिर अगले जब प्रकाशन हो गया उसके 1 साल के अंदर अंदर स्कीम तैयार कर देगी, ठीक है। और उसकी जब तक तैयार हो जाएगा तो एक नोटिस जारी करेगी कि भाई हमारी स्कीम तैयार हो गई, अगर किसी को आक्षेप है, किसी को कोई विरोध है, किसी को कोई सुझाव देना है, शिकायत करनी है तो आप कर सकते हो। तो वो 30 दिन का यहाँ पे समय देगी लोगों को। और अगर कोई सुझाव या आक्षेप यहाँ पर आते हैं तो नगर पालिका उसके ऊपर पुनः विचार करेगी, है ना। और अगर उसमें विचार करने के बाद में कुछ परिवर्तन उसको लगते हैं कि यार करने चाहिए, तो अंतिम प्रकाशन जो है फिर वो नगर पालिका राजपत्र में कर देगी। तो इस तरह से कोई भी परियोजना स्कीम लाई जाती है नगर पालिका में। तो धारा 174 में यही लिखा हुआ है। तो धारा 174 में देखो ये सारा जो मैंने था ना, ये सारा ये पूरा ये इतना बड़ा इसको मैंने छोटा कर दिया बिल्कुल, और ये आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लेके आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 175 की पुनर्विकास स्कीम। तो पुनर्विकास स्कीम का मतलब क्या हुआ कि पुनर्विकास, जैसे मान लो पहले विकास हो चुका है और उसका पुनर्विकास करवाना है। तो जैसे मान लो ये क्षेत्र है, ये कोई उद्यान है, इसको मरम्मत की आवश्यकता है तो इसका पुनर्विकास करवाया जाएगा। भाई हो सकता है आज से 50 साल पहले कोई गार्डन बना हो लेकिन अब वो ख़राब हो गया हो, उसमें जो पेड़ लगाए गए हों वो नष्ट हो गए हों, तो उसका पुनर्विकास भी तो करवाना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि नगर निगम का मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होता है, नगर परिषद का कौन होता है और नगर पालिका का कौन होता है। तो ये लिख के बताइए मुझे कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लगे कि किसी भवन, गली या कोई उद्यान वगैरह जो है उसकी मरम्मत करवाना ज़रूरी है, कि या तो वो दिक्कत कर सकता है लोगों को या फिर वो उतना यूजफुल नहीं रहा है, तो यहाँ पे अगर मरम्मत करवानी है ना तो फिर वो पुनर्विकास स्कीम विरचित करेगा, बोलेगा नगर पालिका को कि भाई यहाँ पे ये पुनर्विकास स्कीम लेके आनी है और वो उसका आगे प्रोसेस शुरू करेगा। तो ये धारा 175 में यही लिखा हुआ है पुनर्विकास स्कीम। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सारा, कि जहाँ मुख्य नगरपालिका अधिकारी का किसी भी क्षेत्र के संबंध में उसके कब्जे में की गई सूचना के आधार पर समाधान हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र के भवन बेमरम्मती या अस्वच्छता की दशाओं के कारण मानव विकास के लिए अनुपयुक्त हैं, या उनके खराब इंतजामों या सकड़ेपन या गली के खराब इंतजाम में प्रकाश, वायु संवातन या समुचित सुविधाओं की कमी के कारण उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण या हानिकारक हैं, या उस क्षेत्र की दशाओं से निपटने का सबसे संतोषप्रद तरीका पुनर्विकास स्कीमों के अनुसार गलियों और भवनों का पुनर्इंतजाम या पुनर्संनिर्माण करना है, तो वह उस क्षेत्र के संबंध में कोई पुनर्विकास स्कीम विकसित कर सकेगा, ठीक है। तो ये सारा रामायण ये लिखी हुई है कि अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ये लग जाता है कि भाई कहीं मरम्मत की आवश्यकता है किसी भी जगह की, भवन या गली या किसी भी जगह की, तो वो पुनर्विकास स्कीम विरचित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि पुनर्विकास स्कीम किसको लगेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ही यहाँ पर विवेचन करेगा पुनर्विकास स्कीम का, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में इतना ही कि भाई यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, इससे नेक्स्ट पार्ट है धारा 176 से आ गए, वो हम अब नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप विरचित का मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा सा मुझे अभी ध्यान आया एकदम से, विरचित का मतलब होता है निर्मित किया हुआ या पूरा किया हुआ, ठीक है। तो उसको आगे वो पूरा करेगा, ठीक है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डायरेक्ट जाइए और वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप सारे नोट्स ले पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।